Hello friends, myself Chetan Thakur. Today I learn standard 10th English medium subject science. लास्ट टाइम हमने रिवीजन में चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। तो ये लेसन में हम मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है मेटल नॉन मेटल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है चैप्टर नंबर 3 साइंस में 10th स्टैंडर्ड में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहले तो नॉन मेटल मेटल की डेफिनेशन, मेटल की जो जनरल प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। फॉर एग्जांपल मेटल्स इज अ एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम इज अ पोटेशियम, कैल्शियम Ca, कैल्शियम पोटेशियम K। तो ऐसी जो है वो एग्जांपल ऑफ मेटल है। उसी तरीके से नॉन मेटल में आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे जो है वो नॉन मेटल्स में इंक्लूड हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि मेटल्स आर अ पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट देयरफॉर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो मेटल नॉन मेटल में जनरली बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसका डिफरेंस। तो मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस में क्या क्या बातें आ सकती है। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो सरफेस हार्ड होती है, नॉन मेटल स्मूथ सरफेस रखते हैं। मेटल में भी स्मूथ एक्सपेक्टेशन आता है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो नीफ से हम उसको नाइफ से भी काट सकते हैं, ऐसा स्मूथ होता है वो एक्सपेक्टेशन है। बाकी जो सारी मेटल होती है उसकी सरफेस हार्ड होती है और जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और नॉन मेटल से वो आपको बाकी सारे स्टेट में भी आपको मिल सकते हैं, जैसे कि लिक्विड है, गैसियस स्टेट है। यहाँ पे ये बात होने के बाद सरफेस, अगर मेटल को आप स्ट्राइक करोगे सरफेस पे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। नॉन मेटल में ऐसा कुछ साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मेटल को आप खींच के उसकी स्ट्रिप बना सकते हो, तो यहाँ पे ये हुआ, और नॉन मेटल में ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर सरफेस पे हीट हुआ तो उसमें सोनोरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। नॉन मेटल्स में ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। मेटल आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इन दिस नॉन मेटल्स इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली ये बात हुई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। उसी तरीके से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आती है कि मेटल का रिएक्शन कैसे होता है एसिड के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसी प्रॉपर्टी अब केमिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती है। उसके बाद एक जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन है वो, तो उसके लिए आपको एक ऑर्डर रिमेंबर रखना है। Zn के बाद Fe के बाद Cu के बाद Ag, ऐसा ऑर्डर आता है। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Zn, उसके बाद Fe, उसके बाद Cu, उसके बाद Ag। तो Zn, Fe, Cu एंड Ag, Zn, Fe, Cu, Zn, Fe, Cu, Ag, ऐसे जो मेटल हैं वो आते हैं रिएक्टिविटी में, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेस यानी कि प्लेस चेंज हो जाती है। कैसे, तो समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि FeSO4 है, उसका रिएक्शन हम Cu के साथ कराएंगे तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो Fe इज अ मोर रिएक्टिव देन Cu। तो जो Cu है उससे जो है Fe वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Cu है वो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि वहां से आगे रिएक्शन होगा नहीं। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस।
तो वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। FeSO4 प्लस Cu इज अ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका रीजन ये ZnFeCuAg। ऐसे तो काफ़ी सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी आती है, बट जनरली हमें ये जो 4 एलिमेंट है उसकी ही आपको रिमेंबर रखनी है रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि मोस्ट ऑफ के क्वेश्चंस में यही 4 आएंगे। ZnFeCuAg सिर्फ इतने ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे Fe इज अ मोर रिएक्टिव देन Cu, सो पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह पे ऐसा कुछ होगा Cu प्लस इस तरह से होगा CuSO4 प्लस Fe, तो वहाँ पे ये Cu है, यहाँ पे Fe है। तो Fe जो है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे Cu को डिस्प्लेस कर देगा, सॉल्यूशन क्रिएट करेगा FeSO4 प्लस Cu। तो Cu क्या हो गया यहाँ पे FeSO4 से डिस्प्लेस हो गया, यानी कि एक सेपरेट आपको रिएक्शन मिल गया। तो ऐसी जो पॉसिबिलिटी होगी, ऐसे सेपरेशन में आपको दिखेगा तो उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको रिमेंबर रखना है, तो उसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी ऑर्डर रिमेंबर रखना होगा। तो एक आप ऑर्डर रिमेंबर रख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये चैप्टर में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे कि आपको बोला जाएगा सोडियम का लिखना है, तो सोडियम का पहले तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 एंड उसका सिंबल Na। तो किस तरह से डिफाइन होगा 281 इज अ क्या हुआ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, तो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है वो स्टेबल रहेंगे, ये 2 है स्टेबल रहेंगे, तो उसके पास एक्स्ट्रा कितना है एक ही है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन का पूछेंगे आपको। ऑक्सीजन O एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6, तो 2 8 हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो लास्ट में कितने रहे उसके पास 6, तो कितने चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 हो जाएंगे। तो जो 6 है वही दिखाने, क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो अपनी ऑर्बिट फुलफिल कर चुके हैं, तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन यानी कि आगे जो रिएक्शन में पार्ट लेंगे वो इलेक्ट्रॉन है ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा दिखाया है। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट ऑक्सीजन के बाद आता है आपका मैग्नीशियम। तो अगर आपको मैग्नीशियम पूछेंगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है। तो मैग्नीशियम लिखा और एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल। क्लियर। तो अब समझते हैं MgO कैसे बनता है। तो ये आपके पास मैग्नीशियम है जो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, प्लस O यानी कि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो Mg तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, -2 हो गया, तो +2 -2 इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ये बनता है। एंड उसी तरीके से आपको क्रिएट करना हो सोडियम का, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास तो कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हमें क्या करना होगा दूसरा एक सोडियम लाना होगा, तभी वो 2 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट एक ही सोडियम है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और कैसे क्रिएट होगा, तो Na+1 है, एक का +1 चार्ज है, ऐसे कितने लाने पड़े हमें 2 लाने पड़े। और ऑक्सीजन के पास ये हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे तो -2 हो गया, ये +2 -2 बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि जो ओर होती है उसको प्योर करने की क्या मेथड है। तो अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड होगा तो मेटल ऑक्साइड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, मेटल ऑक्साइड है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो समझते हैं। तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड होगा यानी कि विच प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड।
तो मेटल ऑक्साइड से कैसे फॉर्म होता है वो, और कार्बन तो ये स्ट्रक्चर एक बार देख लो। तो वहां पे Zn यानी कि जिंक, तो मेटल ऑक्साइड है आपके पास, उनमें से कार्बन निकल गया, यानी कि कार्बन के साथ हमने रिएक्शन कराया, मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड का तो क्या हुआ, इजीली हो गया हमें, यानी कि मेटल ऑक्साइड में से जिंक यानी कि मेटल को लाना हो तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल आपको सेपरेट मिल गया, और कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है CO गैसियस स्टेट। तो ये कि आपको रिएक्शन रिमेंबर रखना है कि मेटल ऑक्साइड में से कैसे कर सकते हैं हम, तो ये उसका आंसर है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग होती है, उसमें क्या होता है वो, तो उसमें एनोड, 2 रॉड होंगे, एक एनोड यहाँ पे रखते हैं, कैथोड यहाँ पे रखते हैं, एनोड है, तो एनोड पे ऑलवेज रिमेंबर रखना है इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल में क्या मिलता है, एनोड, और कैथोड में क्या मिलता है, तो कैथोड में हमें रखना चाहिए प्योर मेटल, कैथोड में हमें रखना चाहिए प्योर मेटल, स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। समझाता हूँ, तो एक बात हुई हमारी एनोड पे और कैथोड पे, तो कैथोड पे एनोड पे क्या आएगा, इम्प्योर, कैथोड पे क्या आएगा, प्योर। समझाता हूँ, जैसे कि आपको आपके पास है Zn, जिंक को आपको प्योर करना है, तो जिंक ऑक्साइड आपका आ गया, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि उसमें इम्प्यूरिटी कौन है, ऑक्साइड की इम्प्यूरिटी है, तो वो इम्प्यूरिटी कैसे निकालनी है, तो जिंक मेटल ऑक्साइड के साथ की जो इम्प्यूरिटी है वो एनोड के साथ आएगी, यानी कि वो कहाँ पे रखना है आपको, एनोड के पार्ट में रखना है, फिर यहाँ पे करंट पास करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी होकर अप्लाई कर सकते हो, सॉल्यूशन बीच में होगा ऐसा हो सकता है उसमें। तो इम्प्योर एनोड पे यानी कि जो इम्प्योर मेटल है आपकी वो रहेगी एनोड पे, और प्योर मेटल है वो रहेगी आपकी कैथोड पे। फ्रेंड्स ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इम्प्योर मेटल कहाँ पे रहेगी, प्योर मेटल कहाँ पे रहेगी, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका रखना है, तो जो मेटल को प्योर करना है उसका ही आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखना है। जैसे कि जिंक को प्योर करना है तो सॉल्यूशन किसका रहेगा, जिंक सल्फेट का, यानी कि ZnSO4। अब समझ लो Zn की जगह पे Cu लाना है आपको, तो Cu की जगह पे, Zn की जगह पे Cu को, Cu इम्प्योर होगा वो एनोड पे रहेगा, प्योर होगा वो कैथोड पे रहेगा, और दूसरा ऐसा समझ लो CuSO4। तो ये बात हुई हमारी। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर में इतने टॉपिक है कि जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और बाकी जो सारे रिएक्शन है जैसे कि मेटल ऑक्साइड है ऐसी सब, तो एक बार केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ आपको। तो जनरली मेटल जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, MgO, यानी कि मेटल ऑक्साइड बनाता है। दूसरी मेटल ले लो Mg, तो उसका जो नेचर होगा वो नेचर आएगा बेसिक नेचर। उसी तरीके से जो बनाता है उसका एसिडिक, उसी तरीके से नॉन मेटल। ये क्या बात कर रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, उसी तरीके से नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, यानी कि पीएच वाला। वो नेचर का पार्ट आया, यानी कि पीएच वाला टॉपिक रिमेंबर रखना है आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये प्रिपेयर करना है। थैंक यू।